सुप्रीम कोर्ट पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की टिप्पणियों का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। इन टिप्पणियों को लेकर सबसे पहली प्रतिक्रिया एक तरह से अदालत से ही आई है, वो भी वरिष्ठ जज और देश के अगले मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई की ओर से। एक रिपोर्ट। न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र को लेकर की गई टिप्पणी के मामले ने तूल पकड़ लिया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और सांसद निशिकांत दुबे की टिप्पणियों के बाद देश की सबसे बड़ी अदालत ने अपना जवाब दिया। जस्टिस बी.आर. गवई ने पश्चिम बंगाल में हिंसा को लेकर दाखिल अर्जी की सुनवाई के दौरान कहा, आप चाहते हैं कि हम राष्ट्रपति को परमादेश जारी करें? हम पर पहले से ही विधानमंडल और कार्यपालिका के क्षेत्र में अतिक्रमण करने का आरोप है। हम ऐसे आदेश कैसे जारी कर सकते हैं? वहीं सांसद निशिकांत दुबे की सीजेआई संजीव खन्ना पर टिप्पणी को लेकर घमासान जारी है। कोर्ट की अवमानना का केस चलाने के लिए मंजूरी की कई अर्जियां अटॉर्नी जनरल को दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट जो कि एक न्याय का मंदिर माना जाता है और न्याय के मंदिर के मुख्य संरक्षक या उसके जो भी मुख्य पुजारी के बारे में अगर कोई ऐसी बातें या उसके बारे में कुछ कही जाएंगी तो स्वाभाविक है कि जो है लोगों में क्या भावना जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी संस्था है जिसको लोगों पे बड़ा विश्वास होता है। कितने झटके झेलने के बाद लोग सुप्रीम कोर्ट तक आते हैं, कहीं ना कहीं उनका एक विश्वास होता है। अगर आप विश्वास को आप अपने राजनीतिक उसमें देखेंगे तो गलत होगा। हालांकि बीजेपी ने निशिकांत दुबे के बयानों से किनारा कर लिया है, लेकिन न्यायिक गलियारे में इस मामले को न्यायपालिका बनाम कार्यपालिका के तौर पर देखा जा रहा है। एक के बाद एक हो रहे हमलों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है और ये चेताने की कोशिश की है कि सुप्रीम कोर्ट इतना भी कमज़ोर नहीं है कि अपने ऊपर होने वाले हमलों का जवाब न दे सके। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। जम्मू कश्मीर के रामबन में कुदरत ने ऐसा कोहराम मचाया है कि घर, कारें, ट्रक सब कुछ बलमे में दफन हो गए। बादल फटने और भूस्खलन से अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 100 लोगों को एनडीआरएफ और सेना ने बचा लिया है। 200 से ज़्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। राहत और बचाव के साथ अब फोकस जम्मू कश्मीर हाईवे को खोलने का है। पहाड़ी से बरसते पत्थर, पूरे इलाके में तबाही और बर्बादी के निशान। टूटे मकान और मलबे में दबी कारें। दूर दूर तक तबाही के अलावा कुछ और नहीं। जम्मू कश्मीर के रामबन में आसमान से आफत बरसी है। बादल फटने के बाद पहाड़ से गिरे बड़े बड़े पत्थरों और फ्लैश फ्लड ने रामबन में न सिर्फ तबाही मचाई बल्कि कई जिंदगियां भी छीन ली। रामबन में बड़ी संख्या में घरों, दुकानों, होटलों और सड़कों को नुकसान पहुंचा है। बादल फटने के बाद गिरे पत्थरों ने जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है। इसके चलते हाईवे लगातार दूसरे दिन भी बंद है और हजारों ट्रक फंसे हुए हैं। सड़क को खोलने के लिए काफ़ी प्रयास जारी है। कई जगहों पे भारी पस्सियां गिराई हैं और यहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग पर हजारों गाड़ियाँ, जिनमें अधिकतर ट्रक्स हैं, दरमांदा पड़ी हैं। कई ट्रक्स में एसेंशियल सप्लाईज हैं जो घाटी की तरफ जा रहे हैं। आप बताएं क्या मुश्किलात है? आपके ट्रकर हैं? खाना खत्म हो रहा है हमारी गाड़ी में, जो भी थोड़ा बहुत राशन था आज 2 दिन से बंद है, तो वो भी खत्म होने वाला है। पानी का भी कोई इंतजाम नहीं है, यहाँ से 1 किलोमीटर जाना पड़ता है पानी लाने के लिए। हम 3 दिन ब्रेक किया, हमें उधर 3 दिन से ब्रेक किया। रात के 12 बजे छोड़ रहे हैं प्रशासन। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को खोलने के लिए लगातार बड़ी बड़ी मशीनों से मलबा हटाने का काम जारी है। सेना भी राहत और बचाव अभियान में जुटी हुई है। साथ ही आपदा प्रभावित लोगों को सेना की ओर से खाना भी खिलाया जा रहा है। इसके अलावा घायलों और दवाइयां और दूसरी मदद भी मुहैया करवाई जा रही है। रिलीफ मटेरियल प्रोवाइड किया गया। यहाँ पर आप देख रहे काम शुरू किया गया, रोड क्लियरेंस का भी किया गया। जो लोगों को सिविल नुकसान हुआ है, एसेंशियल सर्विसेज का है, पावर है, राशन है या जल सप्लाई है, वो सब देने की कोशिश की जा रही है।
उधर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला रामबन पहुंचे और यहां हालात का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि 1-2 दिन में कम से कम वन वे ट्रैफिक के हाईवे खुल जाने की उम्मीद है। साथ ही उन्होंने कहा कि आपदा के बीच कालाबाजारी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोशिश की जा रही है कि फौरी तौर जो है एक तो हाईवे को हम रिस्टोर करें। हाईवे के रेस्टोरेशन के साथ साथ जो रेजिडेंशियल एरियाज इन पस्सियों में जो है बह गए हैं उनको हम किसी तरह जो है रिस्टोर करें। रिलीफ जो है उसका इंतज़ाम किया जा रहा है और मरकज़ से बात की जा रही है कि नेशनल डिज़ास्टर फोर्स जो है उनको भी वहाँ पे मौके पे भेजा गया है। इसका एक वजह जो मुझे नजर आती है, एक तो ऊपर वाले की वजह से है, मगर कहीं ना कहीं जो हम ये पहाड़ों की चीर फाड़ करते हैं, जंगलों को बेतहाशा काटते हैं, उसको बिना सोचे समझे जो हम वातावरण के साथ उसका एक हिसाब से सोचे कि तबाही मचाते हैं, तो उसकी वजह से भी ये लैंडस्लाइड्स वगैरह आ रही हैं। हमारे सारे वॉलंटियर्स, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, हमारे कंटेस्टेड कैंडिडेट हैं, इनकी लीडरशिप में यहाँ पे वॉलंटियर्स जो भी एसेंशियल कमोडिटीज़ आती हैं वो प्रोवाइड करेंगे लोगों को, और लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी हम जारी करेंगे। जिसको भी कोई समस्या हो वो पूरी करेंगे, लेकिन एज ऑन डेट इस वक्त बहुत सिचुएशन ख़राब है। रामबन में भूस्खलन और फ्लैश फ्लड के चलते हाईवे बंद है, इसलिए एक दूल्हा और दुल्हन को शादी समारोह स्थल तक पहुंचने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। कितना चलना पड़ा आपको? 4-5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर यहाँ से आप यहीं रहते हैं? तो कहाँ जाना कहाँ है? तहसील खड़ी। तहसील खड़ी जाना है, यहाँ से पैदल? हाँ, आप इनके साथ हैं? हाँ। हाँ? अच्छा, और कितने लोग हैं बारात में? लगभग 80 लोग। हाँ, 80 प्लस है? जी जी। अच्छा, 80 प्लस है। चनैनी गए थे बारात लेके, मैं खुद दूल्हा हूँ। हाँ, अच्छा, आप दूल्हा है, मुबारक है, लेकिन थोड़ा पैदल चढ़ना पड़ा। क्या करें, आपने वो जो सहरा होता है वो साफ हवा वो उतार दिया, क्योंकि बहुत मुश्किल हो गई। हाँ, चलना तो मुश्किल, आपको पहाड़ी से आपको वहाँ से यहाँ से बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा। रामबन से नजीर मसूदी की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। हेलो मोटो। Motorola, India's leading AI smartphone brand. दिल्ली में भीषण गर्मी से निपटने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राजधानी के लिए हीट एक्शन प्लान 2025 लॉन्च कर दिया है। इस प्लान से दिल्ली वालों को कैसे राहत मिलेगी, देखिए हमारे सहयोगी शुभांग ठाकुर की रिपोर्ट। दिल्ली वालों को भीषण गर्मी और लू से इस बार राहत मिल सकती है। दिल्ली के हीट एक्शन प्लान के तहत सैकड़ों वाटर ATM और आपदा मित्र तैनात किए जाएंगे। इस बार का प्लान तकनीकी सहयोग, NGO, प्रशासन और आम जनता की भागीदारी से तैयार किया गया है। प्लान के तहत खासतौर पर मजदूरों, फुटपाथ पर रहने वालों और कम आय वर्ग के लोगों की सुरक्षा पर फोकस किया गया है। हीट एक्शन प्लान के तहत दिल्ली में 3000 डिजिटल वाटर ATM लगेंगे। डिजिटल वाटर ATM से मुफ्त में ठंडा पानी मिलेगा। 1800 आपदा मित्र तैनात किए जाएंगे। हीट अलर्ट जारी किए जाएंगे। हीट स्ट्रोक के लिए विशेष वार्ड बनेंगे। सड़कों पर कूलिंग शेल्टर बनाए जाएंगे। बस स्टॉप को बेहतर बनाया जाएगा। झुग्गी बस्तियों में सहायता केंद्र बनेंगे। जल संरक्षण पर जोर दिया जाएगा। PWD की हर सड़क पर वाटर ATM लगाए जाएंगे। सचिवालय में डिजिटल वाटर बैंक का शुभारंभ करते हुए दिल्ली की CM ने कहा कि अगले साल से दिल्ली वाले हर मौसम का लुत्फ उठा पाएंगे। कि मौसम कोई भी हो, पर दिल्ली वाले अगले हर मौसम को एंजॉय करेंगे, ये सरकार इंश्योर करेगी। किसी ने कहा है 2 लाइनें कि फलक को जिद है जहां पे बिजली गिराने की, फलक को जिद है जहां पे बिजली गिराने की, हमें भी जिद है वहीं पे आशिया बनाने की। दिल्ली में लगने वाले डिजिटल वाटर ATM से ठंडा पानी तो मिलेगा ही,
साथ ही पानी में कितने मिनरल्स है ये भी स्क्रीन पर आएगा। ये जो पूरी आपको बैंक है, ये तकरीबन 3000 ऐसे बैंक्स दिल्ली में लगाए जाएंगे। हमारे साथ यहाँ पर अनिरुद्ध जी हैं जो हमें ज़्यादा जानकारी देंगे कि आखिरकार ये बैंक्स किस तरीके से काम करते हैं। सर, हम जानना चाहते हैं कि क्या है इसका प्रोसीजर, क्या है और किस तरीके से ये काम करेगा। सो थैंक यू फॉर हैविंग मी। बेसिकली ये एक स्मार्ट डिजिटल वाटर डिस्पेंसर है। टू स्टार्ट विथ, वाटर डिस्पेंसर तो है ही, ये चिल्ड वाटर ये देगा आपको हीट वेव के महीने में। तो सबसे इम्पॉर्टेंटली इसके अंदर सारे के सारे पैरामीटर्स, वाटर क्वालिटी के पैरामीटर्स, TDS, PMM, आपके एनी मिनरल कंटेंट, ये सारे आपको इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको फीड करते रहेगा, स्क्रीन पर ही दिखते रहेगा आपको। इसके अंदर सारे सेंसर्स है, साथ साथ इसके अंदर एक वाईफाई इंटीग्रेटेड है। तो सारे ये आपके वाटर पैरामीटर्स एक सेंट्रलाइज्ड डैशबोर्ड में अपलोड होते रहेंगे। जैसे कि आप स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने बताया कि सभी अस्पतालों को हीट वेव से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। 277 कैंट एम्बुलेंस और 102 हेल्पलाइन नंबर हमेशा एक्टिव रहेंगे। ये प्लान अगले 4 महीने तक लागू रहेगा और सचेत ऐप के जरिए हीट वेव की जानकारी भी मिलती रहेगी। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी कमलकांत के साथ मैं शुभांक सिंह ठाकुर, NTV इंडिया। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के उत्तर प्रदेश पुलिस पर दिए गए बयान पर विवाद हो गया है। आज यूपी के DGP ने उन्हें जवाब दिया। 2 चीजें तो हमें पता है और आपको भी पता है। एक तो DGP कार्यवाहक होगा और दूसरा सिंह होगा। बीच में नाम क्या होगा वो अभी नहीं पता है। आगरा में जो पोस्टेड है SHO, SO, टोटल पोस्टिंग है 48, PDA 15, बाकी सब सिंह भाई लोग हैं। मैनपुरी 15 है टोटल पोस्टिंग, PDA 3, सिंह भाई लोग हैं 10। चित्रकूट बिल्कुल आपके बगल में जिला है, छोटा जिला है। अगर कहीं गलत डेटा हो तो मैं अपने पत्रकार साथी से कहूंगा डेटा ठीक कर दें हमारा। टोटल पोस्टिंग 10, PDA 2, सिंह भाई 5। महोबा छोटा जिला है और आगे जाइए आप, 11 टोटल पोस्टिंग, PDA 3, सिंह 6, सिंह भाई। थानाध्यक्ष की नियुक्तियां शासन के आदेशों के अनुरूप होती हैं और जो भी सूचनाएं अभी सोशल मीडिया पर चल रही हैं वो सरासर गलत हैं। संबंधित जिलों के द्वारा ये सभी को ऑलरेडी अवगत कराया जा चुका है और आगे भी अगर कोई इस तरह की भ्रामक सूचनाएं फैलाई जाएंगी या बताई जाएंगी तो हम उसको स्पष्ट करेंगे और सभी जो ऐसे लोग जो एक जिम्मेदार पदों पे हैं उनको इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। कर्नाटक के पूर्व DGP ओम प्रकाश की सनसनीखेज हत्या ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया है। संपत्ति विवाद कारण बताया जा रहा है और इस मामले में पूर्व DGP की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कर्नाटका पुलिस के पूर्व प्रमुख ओम प्रकाश पंचतत्व में विलीन हो गए, लेकिन ये कोई साधारण मौत नहीं बल्कि एक खौफनाक कत्ल था। हत्या का आरोप किसी और पर नहीं, उनकी पत्नी पल्लवी पर है। वजह संपत्ति विवाद। ओम प्रकाश के बेटे कार्तिकेश ने पुलिस में दर्ज शिकायत में अपनी मां और बहन दोनों पर हत्या का शक जताया है। कार्तिकेश के मुताबिक उनकी मां पल्लवी ने बीते हफ्ते ही ओम प्रकाश को जान से मारने की धमकी दी थी। डर के साये में जी रहे ओम प्रकाश ने पत्नी का घर छोड़ अपनी बहन के पास शरण ली थी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उनकी बेटी उन्हें वापस घर ले आई और फिर रविवार को उनकी हत्या हो गई। खून से सने ओम प्रकाश को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कार्तिकेश ने अपनी शिकायत में ये भी कहा कि पल्लवी और उनकी बेटी मानसिक रूप से डिप्रेशन से जूझ रही है। सूत्रों के अनुसार हाल ही में ओम प्रकाश ने कुछ संपत्ति अपनी बहन के नाम कर दी थी, जिससे पहले से ही तनावपूर्ण रिश्ते और बिगड़ गए। हत्या की जगह से पुलिस को जो तस्वीरें और सबूत मिले हैं वो हिला देने वाले हैं। ओम प्रकाश पर चाकू से हमला करने से पहले उनकी आंखों में लाल मिर्च का पाउडर फेंका गया था। मौके वारदात से जो सबूत पुलिस को मिले हैं वो सीधे तौर पर पूर्व DGP ओम प्रकाश की पत्नी की तरफ इशारा करते हैं और इसीलिए पुलिस ने ओम प्रकाश की पत्नी
पल्लवी को इस मामले में आरोपी नंबर 1 बनाया है, लेकिन साथ में इस बात की भी जांच चल रही है कि मानसिक तौर पर क्या वो ठीक थी या फिर उनका इलाज चल रहा था। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, NDTV इंडिया।